Bismillahirrahmanirrahim. Beta, today we are going to discuss the astrophysics. It is a combination of two terms. One is cosmology and other is astronomy. Achha, what do you mean by cosmology? It is the study of origin and evolution changes in universe. How the universe was created and how it changed by the time, right? दूसरा part is astronomy. Astronomy is a study of everything outside beyond the earth, यानी स्पेस में जो चीजें हैं और फिनोमिना से मतलब मैटर एनर्जी एवरीथिंग अराउंड आउटसाइड द अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोफिजिक्स. अच्छा, स्पेस इज द थिंग जिसके साथ अभी तक हम कांटेक्ट में नहीं आए, यानी लीस्ट कांटेक्ट में जिस चीज से आए हैं, जिसको टच करके हमने नहीं देखा, सबसे कम देखा है, वो स्पेस है. अब तक हम अपने सोलर सिस्टम में हमारे रोबोट्स मार्स तक पहुंचे हैं और दूसरा हम लिटरली ह्यूमन बींग्स, पता नहीं वो हकीकत है कि नहीं, मून तक पहुंचे हैं. और ये क्लोजेस्ट थिंग है मून आउटसाइड द अर्थ हमारे लिए, बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से. और मार्स इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट. तो बेटा हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकले अभी तक, सोलर सिस्टम को पूरा ऑब्जर्व नहीं किया. तो सोलर सिस्टम तो कुछ भी नहीं, वो तो एक स्टार है, स्टार का सिस्टम यानी सन का सिस्टम है. तो हमारे तो गैलेक्सी में मिलियन बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं. तो यूनिवर्स इज द लीस्ट थिंग जिसके साथ हम, जिसके बारे में वी नो द लीस्ट. अच्छा, अब उसकी जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो हमें कैसे मिली है? स्पेस से क्या चीज है जो हमारे साथ उसका इंटरेक्शन होता है? वो है वहां से लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि स्पेस में बाकी वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती, लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजिबल जो नजर आ रहे हैं, और 96% ऑफ यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वो जो हमें नजर नहीं आता, तो उनसे हमें दूसरी रेज आएंगी जो विजिबल नहीं है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, राइट. अल्ट्रावायलेट भी आती है सन से तो हमारे पास. तो ये सब स्पेस से आने वाली टाइप्स ऑफ लाइट्स ही हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? लाइट्स ही हैं. अच्छा, इन लाइट से ही हम अंदाजा लगाते हैं. जैसे आप कंसीडर करें कि आप रात के वक्त सफर कर रहे हो, तो रात के वक्त दूसरी तरफ से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको कहां से पता चलता है? लाइट से. वो उसकी लाइट से पता चलता है कि कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं. अच्छा, अगर वो गाड़ी की लाइट उतना ब्राइट हो रही है ना कम हो रही है, आप खड़े हो एक जगह पर और वो भी ना, इसका मतलब वो मूव, लेकिन वो लाइट अगर आपके तरफ आ रही है तो वो पहले से क्या होती जाएगी? ब्राइट. तो लाइट के ब्राइट होने से हमें पता चल रहा है वो करीब आ रही है. डॉपलर इफेक्ट यही होता है. अच्छा, अब ना लाइट को आप नोट करना कि बाइक की लाइट, गाड़ी की लाइट और ट्रक की लाइट में फर्क है. ट्रक की लाइट ज्यादा ब्राइटर है, इसका मतलब ज्यादा ब्राइटर लाइट मीन ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट. तो जो स्पेस से हमें ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे पास आ रही है, उससे हमें ये भी अंदाजा हो सकता है वो साइज बड़ा है या छोटा है. ये भी अंदाजा हो सकता है वो ऑब्जेक्ट ज्यादा, जैसे कम आग लगी है तो उसकी ब्राइटनेस भी कम होगी, ज्यादा मटेरियल को आग लगी हो तो उसकी ब्राइटनेस भी. तो इसका मतलब हमें साइज का भी पता चल जाता है कि ब्राइटनेस से कि ये ऑब्जेक्ट बड़ा है छोटा है, ये भी पता चल सकता है. और ये भी पता चल सकता है कि ज्यादा लाइट आ रही है जिन ऑब्जेक्ट से और कुछ से कम आ रही है, तो ज्यादा लाइट निकलेगी जिसका टेम्परेचर, क्योंकि बर्न कर रहे हैं ना स्टार, तो वो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं बर्निंग से, फ्यूजन प्रोसेस से. तो हमें ये भी पता चल सकता है उनका किसका टेम्परेचर ज्यादा है या किसका टेम्परेचर लो. जैसे कॉमन लाइफ में आग से पता चल जाएगा, ज्यादा जहां से हीट आ रही वहां टेम्परेचर भी, आग वहां ज्यादा होटर रहेगी, राइट. तो बेटा इन सब चीजों का अंदाजा जो मैंने एग्जांपल दिया है, लाइट का आहिस्ता आहिस्ता ब्राइट होना, डिस्टेंस का, अगर दूर जा रही है तो कम है,
ज्यादा लाइट है तो वो बड़ा ऑब्जेक्ट है, टेम्परेचर हाई है, साइज बड़ा है, ये सब चीजें हम अंदाजा लगा सकते हैं। सेम वी डू विद द स्टार्स और गैलेक्सी। तो उसके लिए हमें दो तीन टर्म्स का पहले देखना है, वो है ल्यूमिनोसिटी। ल्यूमिनोसिटी मींस पावर रेडिएटेड बाय अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। अच्छा, पावर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मींस एनी ऑब्जेक्ट इन द स्पेस। तो उससे जो पावर रेडिएट होती है उसे ल्यूमिनोसिटी कहते हैं, उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी यूनिट क्योंकि पावर है, वॉट या जॉल पर सेकंड, वॉट इज इक्वल टू जॉल पर सेकंड। तो ल्यूमिनोसिटी को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द पावर रेडिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट। हमने वेव्स में इंटेंसिटी ऑफ अ वेव पढ़ी हुई है, तो सिमिलर बेटा यहां भी एक हमारे पास एक टर्म है, दैट इज रेडिएशन फ्लक्स इंटेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएशन फ्लक्स इंटेंसिटी? वैसे नॉर्मल इंटेंसिटी होती है ना, पावर पर यूनिट एरिया, ये भी वैसी है। दिस इज पावर रेडिएटेड, यानी ल्यूमिनोसिटी कहते हैं ना पावर रेडिएटेड, पर यूनिट एरिया वो ही है। लेकिन यहाँ पावर रेडिएटेड की बजाय हम ल्यूमिनोसिटी, पावर पर यूनिट एरिया को ल्यूमिनोसिटी कहेंगे, पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला इसका वही है, पावर ओवर एरिया। लेकिन बेटा इसका फॉर्मूला, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करें। एफ का जो फॉर्मूला है वो पता क्या, कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन एमिट कर रहा है तो किधर कर रहा है, वो हर डायरेक्शन में चारों तरफ नहीं कर रहा, थ्री डायमेंशनली। तो मींस लेट से अगर हम ये एक कोई स्टार है, गैलेक्सी है जो सेंटर में है, ये कोई पावर रेडिएट कर रहा है बेटा, तो वो उसके चारों तरफ जा, लेट से हम इस पोजीशन पर हैं, वी आर एट अ डिस्टेंस आर, तो ये इस डिस्टेंस तक जो पावर कर रहा है वो चारों तरफ हर डायरेक्शन में कर रहा है वो। तो ये टोटल एरिया इसके सराउंडिंग में क्या होगा बेटा, ये एरिया एक सफेयर की फॉर्म बनाएगा। तो सफियर का एरिया क्या होगा, 4πr²। तो नॉर्मल इंटेंसिटी होती है पावर यानी ल्यूमिनोसिटी ओवर एरिया, लेकिन यहां जो रेडिएशन प्लस इंटेंसिटी है वो अपने चारों तरफ कर रहा है, यानी अपने चारों तरफ का मतलब वो अपने सराउंडिंग में एक स्फेरिकल फॉर्म में पावर रेडिएट कर रहा है। और स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr², राइट। तो बेटा जी इसलिए इसका फॉर्मूला ल्यूमिनोसिटी ओवर 4πr²। अच्छा, इसकी यूनिट वही है, पावर की वॉट है, एरिया की मीटर स्क्वायर है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, यूनिट इसकी वही है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, लाइक नॉर्मल इंटेंसिटी, राइट। सर क्लियर पावर को ल्यूमिनोसिटी क्यों कहते हैं हम? बेटा जी, असल में पावर जो सी है ना, ल्यूमिनोसिटी लाइट से बढ़ निकला, ल्यूमिनस होना, तो जितनी पावर रेडिएट कर रहा है वो उतना ब्राइट भी होगा। तो स्पेस में क्योंकि ब्राइटनेस ही नजर आ रही है ना, उसकी बाकी की लाइट हमें नजर नहीं आ रही, तो इसलिए हम उससे मिलता जुलता टर्म यूज कर रहे हैं, है वो पावर रेडिएटेड। आप जस्ट टेक इट एज पावर, ल्यूमिनोसिटी को एज पावर, रेडिएशन प्लस इंटेंसिटी को एज लाइक सिंपल इंटेंसिटी ही होती। बस आपने टर्म्स जो स्पेस में पढ़ रहे हैं उनका बस नाम चेंज कर दिया कि पावर को ल्यूमिनोसिटी कह दिया, और इंटेंसिटी को रेडिएशन प्लस इंटेंसिटी, ल्यूमिनोसिटी को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस इंटेंसिटी को एफ से, और फॉर्मूला वही है, पावर वाला और इंटेंसिटी वाला। अच्छा नाउ बेटा जी, हमें स्पेस में एक से ज्यादा स्टार्स नजर आ रहे हैं, तो एक स्टार ज्यादा ब्राइटन नजर आ रहा है दूसरे से, इसका मतलब क्या हो सकता है, उसका मतलब ये भी हो सकता है वो स्टार क्लोजर है, डिस्टेंस का भी आइडिया हो सकता है। ये भी मतलब हो सकता है कि लेट्स से वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो ये ब्राइटर है, ये हायर टेम्परेचर, ज्यादा हॉट है, ज्यादा लाइट निकाल रहा है, तो हम ना कंपेयर करके निकालते हैं। तो स्पेस में ना कुछ ऑब्जेक्ट जिनकी ल्यूमिनोसिटी या डिस्टेंस हमें कंफर्म है, उनसे कंपेयर करके दूसरे जो स्टार, आसमान में स्टार्स नजर आ रहे, मोस्ट ऑफ देम आर गैलेक्सीज। मेरे भाई ने पिक्चर ली थी, मोबाइल उसके पास अच्छा था, तो उसने बादल की पिक्चर ली, उसके साथ एक छोटा सा स्टार था, उसने जूम किया तो वो बहुत प्यारी गैलेक्सी की पिक्चर निकली। कभी फ्री हूं तो मैं आपको शायद दिखाऊं भी वो।
ठीक है, तो बेटा जो जिन्हें हम स्टार समझ है, मोस्ट ऑफ देम मे बी गैलेक्सीज। तो बेटा जी रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमें किसी एक स्टार का ल्यूमिनोसिटी या डिस्टेंस एक्यूरेटली पता है, तो उनसे कंपेयर करके कि दूसरे स्टार अगर उनसे डिम है तो वो दूर होंगे, डिस्टेंस ज्यादा होगा उनकी ल्यूमिनोसिटी से। हम दूसरों के कंपेयर करके डिस्टेंस, और उनसे ज्यादा कोई ब्राइटर ब्राइटर होगा तो करीब होगा। तो इसमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स को वी कॉल स्टैंडर्ड कैंडल्स। कैंडल फील अगेन, क्योंकि लाइट ही आ रही है ना, इसलिए देखो सब टर्म्स में लाइट इज इन्वॉल्व, तो उनको स्टैंडर्ड कैंडल्स कहते हैं। और इनसे कंपेयर करके हम दूसरे ऑब्जेक्ट का ल्यूमिनोसिटी से डिस्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। उनमें से एक सन क्लोजेस्ट है, और वो डिस्टेंस भी हमें काफी हद तक एक्यूरेटली पता है। सन में और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस को वैसे वन स्पेस यूनिट कहते हैं, क्योंकि स्पेस में जो डिस्टेंसेस हैं दे आर वेरी वेरी इमेंस। उनके लिए हम किलोमीटर की बजाय लाइट ईयर्स का वर्ड यूज करते हैं डिस्टेंसेस के लिए, राइट। तो स्टैंडर्ड कैंडल्स है ना, उनके लिए एक फॉर्मूला आई वुड लाइक कि वो जेन में रख लें कि अगर लेट्स से हमें एक ऑब्जेक्ट की ल्यूमिनोसिटी और उसके डिस्टेंस का पता है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, जेन में रखें, क्योंकि आर स्क्वायर चारों तरफ करता है ना वो इमिट। तो अब दूसरा एक और ऑब्जेक्ट है, उसकी ल्यूमिनोसिटी पता है और डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, या हमें डिस्टेंस पता है और ल्यूमिनोसिटी फाइंड करनी है। लेकिन पहले की ल्यूमिनोसिटी और डिस्टेंस जो स्टैंडर्ड है उसका वो होगा जिसकी दोनों वैल्यूज का हमें पता होगा। आर इज द डिस्टेंस हमारा ऑफ अर्थ फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, राइट। आर इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ, यानी हमारा डिस्टेंस फ्रॉम दैट गैलेक्सी और स्टार। तो बेटा पहले वाले क्या ल्यूमिनोसिटी और डिस्टेंस दोनों गिवन होगा, तो दूसरे वाले में एक गिवन होगी दूसरी मिस होगी, तो वी विल यूज दिस रेशियो प्रोपोर्शन, राइट। क्लियर बेटा जी, याद रहेगा आपको। L2 की वैल्यू गिवन होगी तो R2 फाइंड करना होगा, R2 फाइंड होगा तो गिवन होगा तो L2 फाइंड करना होगा। यू विल यूज दिस रेशियो, राइट। अच्छा जी, अब दोबारा से वापस आ जाए, वो ये है बेटा कि फोटोन के अंदर लाइट आ रही है, हमें स्पेस में जो भी चीजें हमारे पास हो उनकी लाइट आ रही, लाइट मीन्स फोटॉन्स आ रहे हैं। तो फोटोन की जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था H है, और C इज इक्वल टू एफ लैम्डा से। जैसे आम वेव में V इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, लाइट में B की जगह क्या आ जाता है, C। स्पीड ऑफ लाइट को C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाता है C ओवर लैम्डा। तो बेटा अगर हम देखें तो ये एनर्जी का रिलेशन लैम्डा के साथ क्या होता है, इनवर्स। अच्छा अब ना एक मिनट के लिए जरा सोचें, स्पेस में किसी भी चीज से लाइट आ रही है, क्यों, कौन से ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, जो या तो लाइट प्रोड्यूस करने स्टार्स, एक मून ही है हमें, या कोई बड़े रेयर प्लैनेट्स होंगे बहुत कम जिनकी लाइट आ रही है, वरना स्टार्स की और गैलेक्सीज की आती है, क्योंकि वो दे आर वेरी हॉट, बर्न कर रहे हैं, तो उनका टेम्परेचर हाई। तो बेटा जितना टेम्परेचर हाई ज्यादा होगा, उससे आने वाली फोटोन के अंदर एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। यानी आप एक तरफ हीटर लो जलाया हुआ, एक तरफ हीटर ज्यादा हाई है, तो हाई वाले के करीब आपको ज्यादा हीट एनर्जी फील होगी, उसके फोटॉन्स में एनर्जी, तो एनर्जी ज्यादा होगी, टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसमें एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी का वेवलेंथ से रिलेशन है इनवर्स, और वेवलेंथ कम होगा। यानी टेम्परेचर में और वेवलेंथ में भी क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर एनर्जी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और एनर्जी आगे फर्दर वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा टेम्परेचर और वेवलेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो वी आर हैविंग अ वेन्स लॉ। अच्छा जी, वेन्स लॉ क्या है बेटा, देखिए जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो आउटसाइड स्पेस है, तो सबसे पहले तो सन को ले लें। सन से हमारे पास इंफ्रारेड भी आ रही है, अल्ट्रावायलेट भी आ रही है, विजिबल भी आ रही है, और भी वेव्स आ रही, तो हमारे पास तो ये बिलियंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बनती है। ये हमारे पास सिर्फ विजिबल में ही पता नहीं कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं, इतने कलर्स डिफरेंट है, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हर कलर की, तो कितने कलर्स है आपके नेचर में,
आप बेसिक कलर तो 7 को कह रहे हैं, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन से आगे मिलियंस ऑफ कलर बनते हैं। तो बेटा इतनी फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास जो सन से आ रही है, तो आप किसको कंपेयर करें? तो उनमें जो सबसे कम एनर्जी वाले होंगे ना, उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो हम सबसे ज्यादा एनर्जी वाला जो वेवलेंथ है ना, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, एनर्जी सबसे कम, अच्छा उसको क्यों कर रहे हैं? बेटा जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, उनकी रेंज भी, वो पहुंच भी जाते हैं। जिनकी वेवलेंथ कम है तो एनर्जी, वो ज्यादा दूर ट्रेवल ही नहीं करते। तो जितना दूर का ऑब्जेक्ट होगा, उससे हमें उतनी उसकी कई वेवलेंथ होगी, उसके अंदर कई फ्रीक्वेंसीज होंगी। लेकिन हम तक कौन से पहुंचेगी? जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा और एनर्जी सबसे कम होगी। राइट? तो बेटा किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट से, स्टार है या गैलेक्सी है, उससे आने वाली वेवलेंथ में से जो सबसे बड़ी वेवलेंथ है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के साथ। क्या प्रोपोर्शन उसका? इनवर्स। तो यही बता रहा है वेन्स लॉ, that maximum wavelength coming from received from a celestial object, a star or galaxy, is inversely proportional to the temperature of the star or galaxy. और इसमें ध्यान में रखना, टेम्परेचर इज टू बी यूज्ड इन केल्विन। क्लियर बेटा जी? याद रहेगा आपको। अच्छा अब ना, ये वेन्स लॉ है। अब फॉर्मूला में यूज कैसे, क्वेश्चन कैसे करने हैं, उसकी एक फॉर्म पहले मैं ये बता रहा हूं, लेकिन यूज ये वाली कर। बेटा वेवलेंथ मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये था ना। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलने तो वी नीड अ, तो यहां ये जो बी है, ये वेन्स कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू थी। बट ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में मैंने नहीं देखा, ये एडेक्सल या जो एडवांस बोर्ड्स हैं वो यूज करते हैं। तो एक मरतबा आप देख लें, लिख लें, नोट कर लें, इट्स नॉट अ बिग इशू टू लर्न। राइट? लेकिन ये हमारे ए लेवल के सिलेबस में नहीं है। अच्छा हमारे ए लेवल के सिलेबस में क्या फॉर्मूला है? वो ये है कि रेशियो है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो रेशियो और प्रोपोर्शन को सोल्व करते हैं कि अगर लेट्स से हमें एक स्टार से आने वाली वेवलेंथ पता है λ1, उसका टेम्परेचर भी पता है, तो क्योंकि लैम्डा में, वेवलेंथ में और टेम्परेचर में इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, तो आपने नोट करना है जिसका वेवलेंथ ऊपर उसका टेम्परेचर नीचे है, जिसका वेवलेंथ नीचे उसका टेम्परेचर हमने ऊपर लिखा हुआ है। राइट? इनवर्स प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन कैसे कि लेट्स से एक ऑब्जेक्ट का आने, जो लाइट आ रही है उनमें से जो सबसे बड़ा वेवलेंथ है, सबसे बड़ा लेना वेवलेंथ, और उसका टेम्परेचर हमें पता है, तो दूसरे का वेवलेंथ हम रिसीव करेंगे, तो उसका टेम्परेचर का अंदाजा लगा सकते हैं यहां से, मैं ये कर सकते हैं बाय यूजिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू कीप इन माइंड। टेम्परेचर इसमें हमेशा केल्विन में रखना है। क्लियर बेटा जी? अब दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई कहीं छोटी आग लगी हुई है, तो थोड़ी आग अगर जलाई, लेट्स से हमने 2 kg वुड जलाई है, तो उसकी आग प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये जो इवेंट होता है हमारा, वो बर्निंग में सर्दियों में करते हैं, क्या जलाते हैं सिर्फ बॉन फायर ना। बॉन फायर में ज्यादा लकड़ियां जलाते तो हीट भी, तो टेम्परेचर का मतलब है जो पावर रेडिएटेड ल्यूमिनोसिटी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 4। टी टेम्परेचर है, यानी जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा ल्यूमिनोसिटी उतनी। दिस इज कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। व्हाट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ? सेज that luminosity or power radiated by an object is proportional to 4 raised to power of the temperature. Temperature raised to power 4. अच्छा ये खाली टेम्परेचर ही कह लेता, टेम्परेचर रेज टू पावर 4 क्यों कहा? उसकी रीजन है कि लेट्स से एक ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर टी है और उसकी ल्यूमिनोसिटी एल है, उतने ही डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर, अगर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 2 टाइम्स ज्यादा ना, तो उसकी ल्यूमिनोसिटी 16 टाइम 2 की पावर 4 होगी ज्यादा। राइट? सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टी है, उसकी ल्यूमिनोसिटी ये है, तो सेम डिस्टेंस पर एक और ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर उससे 3 टाइम्स ज्यादा है, तो उसकी ल्यूमिनोसिटी 3 रेज़ टू पावर 4 टाइम्स ज्यादा है। यानी हमेशा
टेम्परेचर में जितना चेंज आएगा ल्यूमिनोसिटी में उतने चेंज का रेस टू पावर 4। टेम्परेचर को डबल किया तो 2 टाइम किया तो 2 की पावर 4 टाइम होगी ल्यूमिनोसिटी। टेम्परेचर को 3 टाइम्स किया है मल्टीप्लाई, तो ल्यूमिनोसिटी मल्टीप्लाई होगी 3 रेस टू पावर 4 से। टेम्परेचर को 5 से डिवाइड किया तो ल्यूमिनोसिटी भी 5 डिवाइड होगी, लेकिन उस 5 की पावर 4 से, राइट। तो ये फैक्ट बताती है कि टेम्परेचर ल्यूमिनोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेस टू पावर 4, कि जितना टेम्परेचर में चेंज आता है ल्यूमिनोसिटी में उसका रेस टू पावर 4 चेंज आ रहा है, राइट। अच्छा, ल्यूमिनोसिटी ये प्रोपोर्शनैलिटी है, तो इसका जो कांस्टेंट है वो ये है, वो है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। दिस इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसे सिग्मा बोलते हैं, पाई भी बोल लेते हैं। इसकी वैल्यू भी गिवन है बेटा, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है, ये गिवन होती है यूजुअली आपके डाटा में, लेकिन डाटा आप फुल पेपर जब तक नहीं कहते तब तक नहीं देखते, तो इसे अभी के लिए आप याद कर लें। अच्छा, ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन का, आपने जो फॉर्मूला याद रखना है बेटा, वो फॉर्मूला ये है, क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट डू यू मीन बाय आर बेटा? आर इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम अस। तो जो भी उस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर, अब ये आर इज नॉट अ डिस्टेंस एक्चुअली फ्रॉम अर्थ, इट इज द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज रेडिएटिंग द एनर्जी, लाइट। ये जिस स्टार से प्रोड्यूस हो रही है, सिमिलरली वी डिड हियर, बेटा जिस स्टार से ये प्रोड्यूस हो रही है लाइट, जिस स्टार से लाइट प्रोड्यूस हो रही है उससे वो डिस्टेंस है, दैट इज आर। जिस डिस्टेंस पर हम उसकी इंटेंसिटी को, ल्यूमिनोसिटी को कैलकुलेट करें, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज रेडिएटिंग द ल्यूमिनोसिटी और पावर। कैन यू रिमेंबर? याद रहेगा? ओके। अच्छा जी, ये जो आर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ है वो अगले वाले पॉइंट में आना है, अभी के लिए तो दिस इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अच्छा, अब ना इसका फॉर्मूला क्वेश्चंस में कैसे आएगा? एक तो ये फॉर्मूला है, एक ये भी कि जो ल्यूमिनोसिटी है वो 10 रेज टू पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। तो इसी तरह अगर हमें एक ऑब्जेक्ट की ल्यूमिनोसिटी और उसके टेम्परेचर का पता है, तो रेशो से हम दूसरे की अगर ल्यूमिनोसिटी पता है तो टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, और अगर टेम्परेचर पता है तो ल्यूमिनोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ये मैं कुछ तीसरी मर्तबा इस टॉपिक में ये इस तरह की रेशियो प्रोपोर्शन बता रहा हूँ, और यू नीड टू हैव कॉमन सेंस कि जब ये रेशियो प्रोपोर्शन होगा वी कैन यूज दिस, राइट। क्लियर बेटा जी? एनी इश्यू? याद रहेगा? तो दिस इज अ फॉर्मूला, ये रेशियो लिख लीजिएगा। कैन यू नोट इट डाउन? और दूसरा स्टीफन बोल्ट्जमैन का ये वाला फॉर्मूला भी, और इसके कांस्टेंट की वैल्यू भी आप प्लीज नोट कर लें। 5.67 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर पर के केल्विन रेज़ टू पावर 4। ओके बेटा जी। अब दूसरा डॉपलर इफेक्ट, ये हमने ओ लेवल में भी पढ़ा है, एएस में भी पढ़ा है। व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? जो हमने एएस में डेफिनेशन पढ़ी है, डॉपलर इफेक्ट इज change in frequency or wavelength of a wave due to relative motion of the observer or the source। तो ए लेवल में वो हम सोर्स की मूवमेंट को देखते हैं, और वो क्या होता है कि भाई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो या तो हमारे करीब आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, या जितना डिस्टेंस है वो हमसे ना करीब आ रहा है ना दूर, वो नहीं मूव कर रहा। तो बेटा जब भी मूव करेगा करीब या दूर तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या आएगा? चेंज। डॉपलर इफेक्ट। बेटा डॉपलर इफेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। ये जो मैचेस में क्रिकेट की बॉल की स्पीड बताते हैं, मोटरवे पे गाड़ी की स्पीड, इसके अलावा ये रडार जो दुश्मन के मिसाइल या जेट को डिटेक्ट करके उसकी स्पीड बताते हैं,
ठीक है। और स्पेस में ये जो स्पेस इवेंट्स होते हैं कि कोई स्टार हमारे से करीब आ रहा है, दूर आ रहा है, ये सारा ये डॉपलर इफेक्ट के ही इफेक्ट हैं। और ये हर किस्म की वे पे अप्लाई हो जाती है, इस डॉपलर इफेक्ट में ये खूबी है। तो इसमें ये जो चेंज होता है, ये शिफ्ट होता है, वो दो तरह का होता है। शिफ्ट का मतलब चेंज मीन्स अगर कोई चीज हमारे करीब आ रही है, सोर्स हमारे करीब है, गेटिंग क्लोजर, राइट, तो बेटा तब ना उससे आने वाली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होगी और वेवलेंथ डिक्रीज हो रही होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जो चेंज या शिफ्ट है उसे कहते हैं ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज गेटिंग क्लोजर। और उसका फॉर्मूला ये है, ये हमने एएस में, अभी हमने ये फॉर्मूला यूज करना नहीं है, ये मैं छोटी सी रिवीजन करवा। दूसरा, अगर रेड शिफ्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है, इट्स रिसेसिंग अवे, राइट, तो उसकी आने वाली फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, इससे कहते हैं रेड शिफ्ट, इस चेंज को। अच्छा, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट का कलर से ताल्लुक नहीं है कि रेड शिफ्ट की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो फ्रीक्वेंसी का कम होना वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उस लो फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऐसा चेंज। और फ्रीक्वेंसी ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी हायर होती है उसके मुकाबले में, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज का मतलब वो ब्लू वाले कलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इसका रेड और ब्लू से ताल्लुक सिर्फ फ्रीक्वेंसी के नाम तक है, कलर के नजर आने से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा जी, अब रेड शिफ्ट का जो फॉर्मूला वो बिल्कुल ब्लू शिफ्ट वाले फॉर्मूले में जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव है। तो इसमें दोनों में यूएस इज द स्पीड ऑफ सोर्स, ये है जिससे हम बोल की यूएस इज द स्पीड ऑफ बॉल, स्पीड ऑफ कार फाइंड कर सकते हैं, वी इज द स्पीड ऑफ वेव। लेकिन ये एएस में पड़ा था। अब जो हमने वो यूज करना है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा है, अगर हम लेट से एक ऑब्जेक्ट की एक फ्रीक्वेंसी को इनिशियली नोट करते हैं, अब नोट किया हमने वो एफ है, तो हम 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद करें, इनमें बहुत एक तेजी से चेंज नहीं आता। स्पेस में चीजें बड़ी क्योंकि बहुत दूर है, तो उनमें हमें जो लगता है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव हुआ है, वो बिलियंस ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो हमें दूर से बहुत स्लो लगता है, जैसे बहुत बहुत दूर से आप एरोप्लेन को मूव करते देखिए तो बहुत स्लो मूव कर रहा होता है, करीब से गुजरे तो नानी याद आ रही है कि वो जू करके इतना तेजी से गुजरेगा, लेकिन दूर से हमें लगता है जैसे वो बहुत स्लो। तो बेटा हमने एक लेट्स से ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी नोट की, फिर 4 दिन के बाद दोबारा की, और उसकी फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ गया होगा, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी को ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पर इनिशियल पर डिवाइड कर दें, दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है? स्पीड ऑफ, तो ये इसके इक्वल होगा। इस तरह हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, ये उस ऑब्जेक्ट की स्पेस की स्टार की गैलेक्सी की स्पीड होगी फाइंड कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ मेजर की और उसकी वेवलेंथ में जो चेंज आया उसकी रेशियो भी v ओवर सी के इक्वल। तो बेटा ये जो चेंज और शिफ्ट है ना, इससे हमें स्पीड पता चल जाएगी कि वो शिफ्ट में चेंज, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, यानी फ्रीक्वेंसी में चेंज पॉजिटिव है और वेवलेंथ में चेंज नेगेटिव है, तो दिस टेल्स के वो ऑब्जेक्ट हमारे करीब हो रहा है। इज अप्रोचिंग अस, करीब हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है वो नेगेटिव आ रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव चेंज, और वेवलेंथ में जो चेंज है वो पॉजिटिव है, तो दिस इज रेड शिफ्ट, इट मींस वो हमसे ऑब्जेक्ट इज रिसेसिंग अवे, दूर जा रहा है। अच्छा, ये जो हमारे पास बिग बैंग थ्योरी है उसके एविडेंसेस में से एक ये रेड शिफ्ट है। रेड शिफ्ट का मतलब है चीजें हमसे क्या हो रही है, दूर हो रही हैं। तो जब बेटा हम स्पेस में देखते हैं गैलेक्सीज को, व्हाट वी ऑब्जर्व, मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज डिस्प्ले द रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मतलब क्या है? वो हमसे दूर जा रही है, इसका मतलब गैलेक्सीज दूर जा रही हैं, तो यूनिवर्स क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। तो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, इसका मतलब अगर हम रिवर्स टाइम में चले पीछे, तो इसका मतलब यूनिवर्स छोटा होता होगा और बहुत साल पीछे छोटा होता जाएगा। तो तकरीबन ये एस्टिमेटेड है 13.8 बिलियन ईयर, ये एस्टिमेटेड एज है यूनिवर्स की।
लेकिन ये अभी कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है, लॉ नहीं बना, थ्योरी जिसका अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, उसके एविडेंसेस जरूर मिले हैं जो अभी हम डिस्कस करने लगे। तो बेटा इतना टाइम पीछे चला जाए ना तो हमें पता चलता है कि सारा यूनिवर्स एक ही जगह इकट्ठा था, कॉन्सेंट्रेटेड था, एक ही जगह मौजूद था। देन एक बिग बैंग, एक बिग एक्सप्लोजन अकर्ड हुआ और जिसने इसको कॉन्स्टेंटली अभी तक, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड कर रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी का एविडेंस एक रेड शिफ्ट है, और दूसरा एविडेंस अब हम पढ़ने लगे हैं, एंड दैट विल बी द लास्ट पॉइंट फॉर दिस कॉस्मोलॉजी, वो है हब्बल्स लॉ। अच्छा, हब्बल्स लॉ क्या है बेटा जी? यहां पर डिस्टेंस ना, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, जो मैंने पीछे थोड़ा सा मिक्स कर दिया था, वहां आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, स्टार और गैलेक्सी। अच्छा, ये समझे अर्थ है और ये एक गैलेक्सी है G1, इसका हमसे डिस्टेंस डी है। एक और हमारे पास गैलेक्सी G2 है जिसका हमसे डिस्टेंस ज्यादा दूर है। अच्छा, ये दोनों हमसे दूर जा रही हैं, तो इनके दूर जाने की एक स्पीड है, तो लेट्स से इसके डिस्टेंस को D1 कह लेते हैं और इसकी स्पीड को V1, दूर जाने की। इसके डिस्टेंस को D2 कह लेते हैं, इसकी स्पीड को V2। तो एक चीज हम ऑब्जर्व करते हैं, जितना वो गैलेक्सी या स्टार हमसे दूर है, ज्यादा दूर है, उसकी स्पीड भी तेज है। जितना वो करीब है उसकी स्पीड भी, डिस्टेंस कम है उसकी स्पीड भी कम। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जितना ऑब्जेक्ट या गैलेक्सी हमसे ज्यादा डिस्टेंस पर है उसकी स्पीड भी रिसेशन की कौन सी स्पीड है? दूर जाने की स्पीड, वो तेज है। जितना डिस्टेंस कम है उसकी स्पीड भी कम। अच्छा, 1 मिनट के लिए ठहर जाए, इसकी सिमिली क्या बनती है? इसकी सिमिली ये है कि आप कंसीडर करें दो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, आप उन्हें एक दूसरे से दूर ले जा रहे हो। तो जब जुड़े हुए थे, पहले वो जुड़े हुए हैं, अब हम उन्हें खींच रहे हो आस्ता आस्ता। तो बेटा जब वो जुड़े हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपको खींचने में मुश्किल पेश आएगी, आपने अपनी फोर्स उतनी ही रखनी, आपने अपनी फोर्स चेंज। तो शुरू में आपकी फोर्स का वो उसको दूर ले जाने की स्पीड कम, लेकिन जो जो मैग्नेट दूर जा रहे हैं उनमें अट्रैक्शन क्या हो रही है? कम। तो आप उतनी ही फोर्स लगा रहे हो, बड़ी इजीली मूव होंगे, और दूर जाने की स्पीड क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि अपोजिंग अट्रैक्शन क्या होती जा रही है? अट्रैक्शन अपोज कर रही है ना आपके दूर ले जाने को। तो बिल्कुल वही सिमिलर नहीं लग रही, राइट? मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो गैलेक्सीज हमारे करीब हैं वो हमसे दूर जा रही हैं, तो उनके दूर जाने की स्पीड भी कम है। जो हमसे ज्यादा दूर है उनकी स्पीड भी हमसे ज्यादा है, यानी ये स्पीड ऑफ रिसेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कैन यू रिमेंबर? मैग्नेट की एग्जांपल से समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा, अब ना ये प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलें तो ये कांस्टेंट होगा एच नोट। तो ये है हब्बल्स लॉ, v इज द स्पीड ऑफ रिसेशन और d इज द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। क्लियर? अच्छा, अब 1 मिनट ठहर जाए, इसको, ये बिग बैंग का एविडेंस कैसे है? अकॉर्डिंग टू बिग बैंग सारा मटेरियल वाज कंसंट्रेटेड एट वन प्लेस। तो समझ लें कि हमारे लिए तो चलो अर्थ ही है, ये अर्थ की जगह दिस इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और ये गैलेक्सी उस सेंटर ऑफ यूनिवर्स से बिग बैंग के बाद दूर जा रही है। तो जो करीब है उसकी स्पीड कम है, स्लो है, जो ज्यादा दूर है उसकी स्पीड ज्यादा है। अच्छा, अब अगर आप रिवर्स लेकर आओ तो जो जो गैलेक्सी का डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से कम होता जाएगा, स्पीड भी, और जब वो बिल्कुल सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंच जाएगी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड भी क्या हो जाएगी? इट मींस दिस प्रूव कि वाकई जब सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो तो वहां वो स्टे कर सकते थे। सारा मटेरियल वाज एट रेस्ट व्हेन इट वाज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स डिस्टेंस वाज जीरो ना, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो अगर हम सारा मटेरियल गैलेक्सीज को उनको ले गए सेंटर ऑफ यूनिवर्स जहां था वहां, तो वहां जाकर उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिवर्स डी क्या हो जाएगा? जीरो। और इस लॉ के अकॉर्डिंग बी इज प्रोपोर्शनल टू डी, स्पीड भी जीरो। इट मीन ये प्रूव करता है कि वाकई जब वो एक जगह इकट्ठे होंगे दे कुड बी एट रेस्ट, दे कुड एग्जिस्ट। तो ये हब्बल्स लॉ और रेड शिफ्ट बोथ व्हेन ज्वाइन टुगेदर
then they give the evidence of Big Bang theory. अच्छा, अब now coming to this point, ये हबल्स लॉ के देखिएगा, V इज इक्वल टू एच नोट डी। अच्छा जी, डी डिस्टेंस कौन सा है हमारे पास? V इज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, या हमारे लिए अर्थ ही है ना, सब कुछ बाकी उसके अराउंड है। तो लेट्स से D is the distance from center of earth or center of universe. You can take either of them. तो V is equal to H node. Let's say D डिस्टेंस पे पहुंचा, तो हमने क्या डिस्कस किया? V is directly proportional to D। जितना डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, स्पीड ज्यादा हो रही है। तो लेट्स से ये C स्पीड का मतलब सेंटर ऑफ यूनिवर्स से उसने इतना D डिस्टेंस कवर किया एक टाइम में। तो वो जो डिस्टेंस D कवर किया, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस ओवर टाइम। D कौन सा डिस्टेंस है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम है ना, और बी डी भी, ये भी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। तो ये डी से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बेटा हब्बल्स कांस्टेंट की बच जाएगा, यहां 1/t बच जाएगा ना। तो हब्बल्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/t। अच्छा, टी टाइम है। अगर हम जो अभी तक के लिए एस्टिमेटेड लगाया है कि जो एज ऑफ यूनिवर्स है 13.8 बिलियन ईयर, और ये कैसे लगाया है? इट इज द लार्जेस्ट रेड शिफ्ट सो फार काउंटेड। तो हमने उससे लगाया है कि इतना दूर, फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ और सेंटर ऑफ यूनिवर्स कुड बी दिस। तो इसने टाइम का अंदाजा लगाया। अगर हम टाइम की जगह, ये है 13.8 बिलियन ईयर, 13 ये बिलियन का मतलब 10⁻⁹, और हर ईयर में इतने डेज हैं, इतने आवर्स हैं हर डे में, और हर आवर में इतने सेकंड हैं। ये सब वैल्यू पुट करें तो एच नोट की वैल्यू ये आती। ये हब्बल्स कांस्टेंट की वैल्यू है, लेकिन हब्बल्स कांस्टेंट नाम तो कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड, ये अभी इस वाले टाइम के रिस्पेक्ट से है। राइट? क्लियर? अगर ये कोई डिफरेंट होगा, कोई रेड शिफ्ट कोई और आ जाए, तो हब्बल्स कांस्टेंट की वैल्यू विल चेंज। राइट? तो ये हब्बल्स कांस्टेंट नाम में कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू 100% फिक्स्ड नहीं है। इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम, अगर सेंटर ऑफ अर्थ, जिसे सेंटर ऑफ यूनिवर्स हम जिसे समझने हो सकता तो वो ना कोई और हो, तो फिर ये चेंज हो जाएगा। कैन यू रिमेंबर? याद रहेगा बेटा जी? दैट वाज द कॉस्मोलॉजी। अब्दुल हनान, इज इट फाइन? ऐसा बस मुझे एक सवाल था कि